हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर, जहां पर हम क्रिकेट एनालिसिस और अपनी व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां होती हैं क्रिकेट मैदान पर या क्रिकेट मैदान के बाहर। तो उसी क्रम में जैसा कि फ्रेंड्स अब इंडिया वेस्ट इंडीज़ के अपने दौरे पर है और वो वहां पर पहुंच चुकी है और पहुंचने के बाद उनका बहुत ही ज़बरदस्त स्वागत हुआ है। स्वागत तो एक तरफ तो गर्मजोशी के साथ वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने स्वागत किया है, दूसरा ऊपर वाले की रहम करम से बारिश ने भी उनका स्वागत किया है। और वहाँ पर अचानक से बहुत तेज़ बारिश आई और इंडियन टीम प्रैक्टिस मैच जो उनका शेड्यूल था वो नहीं कर पाई और उनको इंडोर प्रैक्टिस उन्होंने किया है। ये टूर्नामेंट जो है फ्रेंड्स कई मायनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है इंडिया के लिए हाथ से अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ एक तो पहले ही से ही अपने बुरे दौर से गुजर रही है, उनकी टीम भी पूरी नहीं है, कोई इधर उधर कोई एक दो प्लेयर्स हैं जो इंडिया को ट्रबल कर सकता है, जैसे कि आपके कैप्टन निकोलस पूरन हो गए, सै होप्स हो गए, काइल मेयर्स हो गए या फिर आपके एल्जारी जोसेफ हो गए। एक आध प्लेयर ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ अपसेट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टीम इंडियन टीम ये मैच जीत जाएगी बहुत ही आसानी से। बट ये वीडियो या ये प्रीव्यू हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इंडियन टीम आसानी से जीत जाएगी। ये इंडियन टीम यहाँ पे क्या करने आई है, उनका उद्देश्य क्या है और वो किस सर्च में यहाँ पर आए हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स 2023 में वर्ल्ड कप होना है जो कि हमारे ही मुल्क में इंडिया होस्ट कर रही है। कंप्लीट पूरी मैच इंडिया में ही होंगी, जैसे पहले के दौर में होता था कि कभी श्रीलंका बांग्लादेश जॉइंट होस्ट होते थे या जॉइंट को होस्ट करते थे। बट ये वाला जो 2023 का वर्ल्ड कप है ये इंडिया बिल्कुल अपना फुल एंड फाइनल और होल सोल इसको होस्ट करेगी और किसी का इसमें कोई स्टेक नहीं होगा सिवाय इंडियन बोर्ड्स का। तो इंडिया यहाँ पे क्या सर्च कर रही है इस ओडीआई में, क्यों बहुत सारे प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है या क्यों यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को लाया गया है या चेक करने के लिए या फिर जो इंडिया के बेंच स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया यहाँ पे कुछ खोज रहा है और वो जो चीज़ खोज रहे हैं वो है नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8 का स्लॉट। ये 3 स्लॉट जो मुझे लगते हैं ये इंडियन टीम के ओपन है और यहाँ पर एक मजबूत दावेदारी इंडियन टीम खोज रही है कि हम किसे यहाँ पर अपनाएं, क्योंकि ये मैच इंडिया में होने हैं तो आपको नंबर 2 और नंबर 4 पे सॉलिड बैट्समैन चाहिए होंगे और नंबर 8 पे आपको या तो फिर परफेक्ट बॉलर होना चाहिए या सम सॉर्ट ऑफ बॉलिंग में तो परफेक्ट हो और बैटिंग थोड़ी बहुत कर ले। तो यहाँ पर ये सर्च इंडियन की चालू है। तो उसी के सिलसिले में हम बात करते हैं आगे कि जो ये कल से ये मैच जो 22 जुलाई से होने वाला है पोर्ट ऑफ स्पेन पे, उस पर इंडियन टीम की मैनेजमेंट की, बोर्ड की, कोचेस की और कैप्टन की क्या निगाहें रह सकती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो नंबर 2 का स्लॉट है, वहां पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा आपको पता ही है नंबर 1 स्लॉट पे होंगे। नंबर 2 के स्लॉट पर इंडियन टीम जांच रही है, वहां पर जो मुझे लगता है शिखर धवन नंबर प्रबल दावेदार होंगे। शिखर धवन के साथ साथ आपके केएल राहुल हो सकते हैं वहां पर, पृथ्वी शाह हो सकते हैं वहां पर, उसके बाद आपके ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं वहां पर, उसके बाद आपके शुभमन गिल हो सकते हैं और ईशान किशन हो सकते हैं। तो इन 5-6 प्लेयर्स में हमें चूज करना है कि हमारा नंबर 2 का स्लॉट कौन होगा। मेरी राय जहां तक है, मुझे जो लगता है कि इंडियन टीम को यहां पर शिखर धवन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइन मैच विनर है। अगर वो उनकी पारी आ जाती है ऊपर से 70-80 रनों की, तो इंडिया हमेशा एक अच्छे पोजीशन पे होता है, क्योंकि वो चढ़कर खेलना जानते हैं और ऑपोजिशन उनसे डरता भी है कि अगर ये खड़ा रह गया, क्योंकि गब्बर उनका नाम ऐसा ही नहीं दिया गया है कि वो क्या बोलते हैं, मस्खरी करते हैं, मजाक करते हैं। उनका नाम इसलिए दिया क्योंकि वो शेयर डोमिनेंस करते हैं। अगर वो अपने रनों के मतलब रनों मारने पर आ गए तो कोई भी बॉलर, कोई भी विकेट, कोई भी पिच या कोई भी मैदान हमेशा छोटा पड़ जाता है उनके सामने। तो यहां पर ईशान किशन है, अगर वो अच्छा खेल दिखाते हैं तो वो कंसीडर किए जा सकते हैं। पृथ्वी शाह जो कि अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आउट हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको रखा है क्योंकि टीम इंडिया देख रही है उनको या ऑप्शन तलाश रही है। उसके बाद आपके आ जाते हैं ईशान किशन है, शुभमन गिल को मौका दिया गया है यहाँ पे कि शुभमन गिल ट्राई करके देख सकते हैं। T20 में तो वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, टेस्ट में अप एंड डाउन्स रहा है उनका। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शुभमन गिल का यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दिया है। देंगे तो जब डेफिनेटली अगर दे देते हैं तो उनको मौका मिलेगा और उनको अपॉर्चुनिटी और उनको चांस भी मिलेगा, तो उनको दिखाना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत समय से फेल हो रहे हैं, उनको बहुत मौके दिए गए,
आपके T20s में, बट वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं जो वो CSK के लिए दिखाते हैं IPLs में। वजह कुछ भी हो सकता है, कैप्टन भी हो सकते हैं कि वहाँ पे MS धोनी कैप्टनसी करते हैं तो उनको अच्छा एक बूस्ट मिलता है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, बट देखना होगा। उसके बाद आते हैं KL राहुल का। KL राहुल का मौका मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग चांस है अगर वो वापस आ जाते हैं फिट होकर के, तो नहीं तो शिखर धवन नंबर 1 नंबर 2 पर मेरे ख्याल से आना चाहिए और उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाना होगा ताकि किसी भी सिलेक्टर का या किसी भी मीडिया हाउस का उनके ऊपर कोई दबाव ना हो कि ये टीम में बैकडोर से आ गए या ये टीम में रोहित शर्मा की अच्छी फ्रेंडशिप के कारण टीम में आ गए हैं। तो यहाँ पे इंडियन टीम को नंबर 2 के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब 5-6 ऑप्शंस हैं, उसमें से चूज करना है। और अभी जो नंबर 1 नंबर मतलब टॉप 2 पे चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपका नाम KL राहुल और शिखर धवन का यहाँ पर। तो इसके बाद आते हैं नंबर 3, तो आपके विराट कोहली होंगे, वो वहां से उनको कोई नहीं हिला सकता है। नंबर 4 पर आते हैं, यहां पर भी टीम इंडिया सर्च कर रही है कि हमें यहां पे एक सॉलिड बैट्समैन चाहिए होगा जो ऊपर से 3 अगर विकेट कभी गिर जाएं तो वहां पे वो स्टेबिलिटी प्रदान कर सके, और या फिर अगर तेज रनों की मतलब ऊपर की टीम ने अच्छा स्टार्ट दे दिया है तो वो रन को फ्लो करके चल सके, बॉक डाउन ना हो। क्योंकि नंबर 4 पे मैं देखता था कि हमेशा से इधर आपके युवराज सिंह आते थे या MS धोनी आते थे, बीच में आपके विराट कोहली जब सचिन वगैरह खेलते थे तो कोहली भी आते थे वहां पे। तो 4 नंबर आपका हमेशा टॉप होता है कि वहां पर वो ऐसा बैट्समैन चाहिए कि दोनों उसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ दोनों कर सके हो। कब उसे विकेट प्रिजर्व करके खेलना है और कब उसे रन रेट एकदम हाई करके खेलना है, कि जहां पे अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल चुका है तो रन रेट आप एकदम उसी फ्लो में कंटिन्यू करके रखें। तो यहां पे जो नंबर 4 पे होंगे फ्रेंड्स, वो अगेन या तो शिखर धवन या फिर शिखर धवन तो 4 पे नहीं होंगे, KL राहुल का यहाँ पे फिर से नाम आ सकता है कि उनको एक बार मौका दिया जा सकता है कि हाँ अगर टॉप 2 में वो नहीं आ पा रहे तो चौथे नंबर पे KL राहुल आ सके। लेकिन KL राहुल की यहाँ पे कार्यकर्दगी उतनी अच्छी मुझे नहीं लगती है क्योंकि वो एक नेचुरल ओपनर हैं और उनको फील्ड थोड़ा ओपन मिले और मतलब फील्ड थोड़े क्लोजिंग हो और बाउंड्री लगा सके स्टार्टिंग में। मैंने उनको सिंगल डबल मैन्यूवर करते हुए कभी नहीं देखा कि हाँ वो सिंगल डबल खेल रहे हैं इजी से, और कभी भी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं, वो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं नंबर 4 पे। तो यहां पर मैंने देखा है KL राहुल को फंस कर खेलते हैं, मतलब बॉल अगर बैट पे आसानी से आ रहा है तब तो ठीक है, अगर बॉल फंस कर आ रहा है तो फिर वो बॉक डाउन हो जाते हैं। तो यहां पर इंडिया को सोचना होगा कि किसे मौका दें। तो पहला नंबर है KL राहुल का। सेकंड नंबर पे आते हैं यहां पर श्रेयस अय्यर को मौका यहां पे दिया जा सकता है अगर वो अच्छे परफॉर्मेंस करते चले गए बेस्ट यहां पे। उसके बाद यहां पे जो नॉमिनेशन है वो है आपके दीपक हुड्डा का है, उसके बाद संजू सैमसन को यहां पे ट्राई कर सकती है टीम इंडिया, उसके बाद स्काई है यहां पर सूर्य कुमार यादव जो कि टॉप मोस्ट पे हैं आज के डेट पे। अगर देखा जाए तो KL राहुल और स्काई, ये 2 नाम तो यहां पे फिक्स है। श्रेयस अय्यर हैं यहां पर, इंडिया में स्पिनर्स होंगे वहां पर, तो श्रेयस अय्यर को भी आप नॉक मतलब आउट नहीं कर सकते हैं। 3 यहां पे मैं बोलूंगा प्रबल दावेदार है, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और KL राहुल। इन तीनों में से जिसका भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो इस टीम पे चौथे नंबर पे काबिज हो सकता है। इन तीनों में कोई भी बॉलिंग नहीं करता है तो इंडिया को यहां पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि यहां पे मतलब प्योर बैट्समैन पे ही जा रही है इंडियन टीम। तो यहां पर सूर्य कुमार यादव को अपना खेल अच्छे से दिखाना होगा कि वो स्पिनर को भी अच्छे से खेल रहे हैं, सिंगल डबल ले रहे हैं और पेसर को भी अटैक कर रहे हैं। क्योंकि यहां पे जो आता है जैसे ऊपर के 3 विकेट अगर स्टार्टिंग से आपके गिर गए तो यहां पे प्राइम बॉलर होगा वो बॉलिंग कर रहा होगा, या तो फिर अगली टीम का जो टॉप स्पिनर होगा वो बॉलिंग कर रहा होगा। तो यहां पर ऐसे टीम को एक प्लेयर चाहिए होगा जो एकदम कॉम्पैक्ट हो और कंप्लीट प्लेयर हो, वीकनेस उसकी बहुत लिमिटेड हो। तो सूर्य कुमार यादव मुझे यहां पर तीनों में से भारी नजर आ रहे हैं क्योंकि सूर्य कुमार यादव के पास दोनों गेम है, वो सिंगल डबल भी ले सकते हैं और आपका अटैकिंग क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो 4 नंबर पे बी रेडी, आपको टफ कंपटीशन देखने को मिल सकती है सूर्य कुमार यादव से, श्रेयस अय्यर से और आपके KL राहुल से। मैं नॉकआउट नहीं कर रहा हूं दीपक हुड्डा और संजू सैमसन को, वो दोनों भी अपने कैलिबर पर हैं लेकिन अभी उनको उतना मौका नहीं मिला है कि उन पर रिलाई कर सके। एटलीस्ट जो 25 30 40 50 मैचेस खेल चुका हो, उसके अंडर अपने बेल्ट में हो, तो वहां पर उसको रिस्क मतलब खेला जा मतलब उनके साथ चांस लिया जा सकता है। अभी जो कोई 2 मैच खेला 3 मैच खेला उसको आप नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो ये लोग तो कमजोर टीमों के साथ हमेशा खेले हैं, जैसे श्रेयस अय्यर हुआ, सूर्य कुमार यादव हुए, KL राहुल हुए, ये लोग टॉप टीम के साथ खेल चुके हैं तो इनको अनुभव है कि किसकी कैसी बॉलिंग है, किसकी कैसी रणनीति हो सकती है। और ये जो नए प्लेयर्स संजू सैमसन हो गए आपके,
दीपक हुड्डा हो गए, और आपके क्या बोलते हैं यहाँ पर दीपक हुड्डा हो गए, संजू सैमसन हो गए, और कभी कभी इंडियन टीम में कोई भी ऊपर आ जाता है चौथे नंबर पे, तो उनकी बात भी अगर करके ले लें तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा विकल्प इंडिया को तलाशना होगा, स्पेशली कोच राहुल द्रविड़ को देखना होगा कि कौन यहाँ पर सुटेबल हो रहा है। राहुल द्रविड़ खुद तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते थे, लेकिन यहाँ पे चौथे नंबर का सवाल है। चौथा नंबर इंडियन टीम के लिए हमेशा डोमिनेंट प्लेयर होता था। मुझे आज भी याद है युवराज सिंह चौथे नंबर पे एक स्तंभ की तरह थे। वो मतलब अगर विकेट गिर गई है तो वो स्लो थोड़ा बहुत खेलते थे, लेकिन तुरंत अपने फॉर्म पे आ जाते थे, गियर तुरंत बदल देते थे कि 2-3 बाउंड्री लगाए तो फील्ड अपने आप फैल जाती है। तो अगर आप सुस्त होकर, जैसे सूर्य कुमार यादव है कि 2-3 बाउंड्री स्टार्टिंग में लगा देंगे तो फील्ड अपने आप खुल जाएगी उनके लिए। या श्रेयस अय्यर भी हुए, श्रेयस अय्यर भी मुझे पसंद है, बट उनकी जो अभी हाल फिलहाल में जो वीकनेसेस नजर आ रही हैं कि वो पेसर के अगेंस्ट में, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट में उनकी वो मतलब पूरा लैच उनका चला जाता है, और जब सामने से विकेट गिरता है ना तो जो जो रनिंग की ओर होता है, जो उसका पार्टनर होता है, उसके ऊपर भी ये इंपैक्ट आता है कि और मैं स्लो खेलूं या और विकेट को प्रिजर्व करके खेलूं। तो आप अपने साथ, आप आउट तो होते ही होते हो, लेकिन आप अपने साथ जो आपके पार्टनर होते हैं उसको भी ऊपर अब दबाव आ जाता है, और जो नया बैट्समैन खेल रहा है तो वो तो पहले से दबाव में आ रहा है कि 4 विकेट अब गिर गए हैं तो मेरे को अब स्लो खेलना है। तो ये चीज ना हो, इंडियन टीम को इसका सोल्यूशन निकालना होगा, और इंडियन टीम को यहां पर जबरदस्त टीम उतारनी होगी कि कौन होगा हमारा नंबर 4। ये क्वेश्चन अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। प्रबल दावेदार स्काई, सेकंड नंबर पे सूर्य कुमार यादव, सॉरी फर्स्ट नंबर पे सूर्य कुमार यादव, सेकंड नंबर पे केएल राहुल, थर्ड नंबर पे श्रेयस अय्यर, यहां पर चलने होंगे। उसके बाद जो स्लॉट, उसके बाद जैसे 5वें नंबर पे तो ऋषभ पंत ने अपना खूंटा गाड़ दिया है, झंडा गाड़ दिया है, वो खेलेंगे 2023 तक, वर्ल्ड कप तक, और टीम को छेड़ना भी नहीं चाहिए उनको। तो ये उनका चलना चाहिए। फिफ्थ नंबर हो गया आपके, सिक्स्थ पे आपका हार्दिक पांड्या, वो हमेशा टीम में होना ही चाहिए क्योंकि वो भी एक मजबूत स्तंभ की तरह निकल कर आए हैं टीम इंडिया के लिए। 6वें नंबर पे आपको, क्योंकि वो बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं आपको, बैटिंग और फील्डिंग तो उनकी लाजवाब है, वहां पर आप छेड़खानी नहीं कर सकते। बस आपको यह देखना है कि उनकी इंजरी और वर्कलोड पे आपको मैनेज करना है। इंजरी ना हो उनको, तो वहां पर वो आसानी से आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना करके दे सकते हैं। हिट करना है तो हिट कर सकते हैं, पावर स्ट्रोक खेलना है तो पावर स्ट्रोक खेल सकते हैं, और अगर विकेट में समय गुजारना है तो समय भी गुजार सकते हैं हार्दिक पांड्या। उनमें वो दिखा है, जब से वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन बने हैं तब से उन्होंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बखूबी सीख गए हैं। क्योंकि मैं देखता था गुजरात टाइटंस में, जैसे वो 2 विकेट 3 विकेट अर्ली ऑन गिर जाते थे तो वो बिल्कुल भी अपना मतलब जो स्लो एंड स्टडी वाला इनिंग होता है वो उस पर आ जाते थे। तो यहां पर हार्दिक पांड्या को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। ये पोजीशन हार्दिक पांड्या ने अपना बना लिया है, इसको डन एंड आउट आप कर सकते हैं। तो 6वां नंबर आपका सॉर्ट आउट है। 7वां नंबर पे रविंद्र जडेजा, वो भी सॉर्ट आउट है। वहां पे जडेजा की होना मस्ट है क्योंकि वो आपको बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों डायमेंशनल आपको देते हैं। जडेजा इज मैंडेटरी फॉर नंबर 7। सिचुएशन के हिसाब से आप कभी भी सफल कर सकते हो कि हाँ टीम में ये 11 में जो मैं बता रहा हूं आपको ये होने चाहिए। अब जडेजा को आप या तो चौथे पे भेज दीजिए, या 7वें में भेज दीजिए, या 8वें भेज दीजिए, वो उस समय सिचुएशन की डिमांड है। लेकिन 7वें नंबर पे मेरे लिए रविंद्र जडेजा। अब आ जाते हैं जो 8वां नंबर है, वो मेरे लिए यहां पर सर्चिंग पॉइंट है कि 8वें नंबर के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है और 8वें नंबर पे आपको क्या खेलना चाहिए। अब जैसा कि फ्रेंड्स 8वें नंबर, ये वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है और मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास का डेट है, तो उस समय मौसम भी थोड़ा ठंड वाला होता है, और मौसम उस समय ओस भी और क्या बोलते हैं आपके ड्यू फैक्टर आपके बहुत रहते हैं। तो उस जगह पर आपको या तो अगर आप स्विंग है या उस दिन बारिश हुई है तो आप मीडियम पेसर खिला सकते हैं, या फिर अगर स्विंग नहीं है तो आप स्पिनर पे जाओगे, और एक प्रॉपर स्पिनर मैं चाहूंगा इस नंबर पे। मैं हमेशा 8वें नंबर पर अब जो बैंकिंग किया है मैंने, वो किया है आपको आर अश्विन को, कि वो टीम में होने चाहिए। ऑफ स्पिनर, तगड़ा ऑफ स्पिनर, वर्ल्ड क्लास। विकेट लेना है तो विकेट के लिए जा सकते हैं, अगर आपको रन बचाने हैं तो रन सेविंग के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि क्या बोलते हैं मैच को बस क्या बोलते हैं
जल्दी फिनिश करना है, या ऊपर के 5-6 विकेट गिर गए हैं और हमें फुल अटैक पे जाना है, तो आप वो भी ऑप्शन ले सकते हो। या फिर अगर आप उनको पावर प्ले में यूज करना चाहते हैं तो आर अश्विन वहां पे भी यूज किए जा सकते हैं। अभी उनकी वो एज नहीं हुई है कि वो बाहर बैठेंगे टीम पे। रविचंद्रन अश्विन मेरे लिए नंबर 8। अब ऑप्शन क्या क्या है वो ये देख लेते हैं एक बार। तो अगर जैसे शार्दुल ठाकुर आ सकते हैं उस जगह पे। शार्दुल ठाकुर टेस्ट में तो अपना मनवा चुके हैं, क्योंकि टेस्ट में वहां पर आपको जैसे चौथे नंबर पे जो एक दिन में 10 ओवर 5 ओवर निकाल सके उस टाइप के आप बॉलर खोजते हैं, और थोड़ी बहुत जो बैटिंग कर ले। लेकिन वनडे में आपको यहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग कर चाहिए, तो शार्दुल ठाकुर वहां पर अपने लोहा मनवा चुके हैं, नो डाउट। चेन्नई सुपर किंग के लिए भी खेले हैं और परफॉर्म करके दिखाए हैं डेथ ओवर में बॉलिंग करके। आपको अभी दिल्ली डेविल से खेल रहे हैं तो वहां पर भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो वहां पे शार्दुल ठाकुर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद बॉलर, अगर प्योर बॉलर अगर आप खोज रहे हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा को आप ले सकते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना होगा। इंग्लैंड में कंडीशन आइडियल थी, पिच आइडियल थी, वेदर आइडियल थी, लेकिन वहां पर वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। वो जो उनके जो पेस है, जो राइज करती है बॉल और जो सीम में पड़ करके, वो देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीएल में देखने को जबरदस्त मिला था, मतलब 3-4 ओवर में आप शॉर्ट बस्ट में आप पूरा एनर्जी लगा करके बॉलिंग करते, लेकिन यहाँ पे आपको 10 ओवर बॉलिंग करनी है, तो ये चीज आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो मैं इसीलिए यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को टॉप पे मानता हूं, क्योंकि वो 10 ओवर आपका कब निकाल करके दे देंगे आप पता भी नहीं चलेगा। तो रविचंद्रन अश्विन है यहाँ पर, उसके बाद शार्दुल ठाकुर हैं, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा होंगे जिसको आप ट्राई एंड टेस्टेड कर सकते हैं। अवेश खान है यहाँ पर, अवेश खान का भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है बॉलिंग में, स्पेशली इन आईपीएल। बट जो लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम है, जो मतलब T20 को हम शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम बोलते हैं, तो उससे बड़ी तो ओडीआई होगी, लेकिन लॉन्गर जो है वर्ड है वो लोग जनरली टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर अवेश खान को अपना जो स्किल है वो दिखाना पड़ेगा कि वहां पर उस स्लॉट पर बॉलिंग करना मजाक नहीं है, क्योंकि आप वन डायमेंशनल बॉलर हो, आप सिर्फ बॉलिंग करते हो ना, तो आपके पास बैटिंग है, और फील्डिंग अभी तक आपकी देखी नहीं गई है। तो बॉलिंग वहां पर आपको सुपर्ब करनी होगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन में आएंगे दीपक चाहर, अगर शार्दुल ठाकुर नहीं तो दीपक चाहर, अगर उस दिन बॉल सीम और स्विंग हो रहा है तो। दीपक चाहर ऐसे बॉलर हैं कि आप उनको पावर प्ले में भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, डेथ ओवर के भी अच्छे बॉलर हैं, बैटिंग के साथ भी वो आपको मदद कर सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है शार्दुल ठाकुर एंड दीपक हुड्डा के, सॉरी दीपक चाहर के। तो यहां पर 8वें नंबर पे आपको दीपक चाहर का भी एक ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन अब वो फिट नहीं है और उनको उतनी मैचेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये देखने वाली बात है। T20 में तो उनको मिला है मौका, वनडे में एक आध मैच ही शायद खेले हैं, तो ज्यादा उनको ऑप्शन नहीं मिला है। उसके बाद आ जाते हैं आपके जो ऑप्शन में है इंडियन टीम के, मोहम्मद सिराज हैं, उसके बाद आपके अर्शदीप सिंह हैं, उसके बाद आपके क्या बोलते हैं 2-3 बॉलर्स और नजर में आ रहे हैं मेरे को, लेकिन वो पेस अटैक पर पेसर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार है यहाँ पर। तो लेकिन इन सबको मौका मेरे ख्याल से मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन की बात है। 2-3 हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आ सकते हैं, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार मुझे लगते हैं, और कुणाल पांड्या भी हो सकते हैं कि स्पिनर है, लेकिन कुणाल पांड्या का वहां पे मेरे को नहीं लगता है कि 10 ओवर के खेम में वो उतना उनका बैलेंस बना पाएंगे इस टीम में, या नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक और जो बॉलर है जो मुझे रियली बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो है वाशिंगटन सुंदर, जो कि आर अश्विन के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, और आप पावर प्ले में भी यूज करते हैं, लाइक टू लाइक है। तो रविचंद्रन अश्विन को मैंने इसलिए वहां पे तरजीह दी क्योंकि वो एक्सपीरियंस कैंपेनर है, और वर्ल्ड कप में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर रविचंद्रन अश्विन नहीं है तो मैं वाशिंगटन सुंदर की तरफ जा सकता हूं, लेकिन अगर वाशिंगटन सुंदर नहीं है तो और कोई नहीं है तो फिर रविचंद्रन अश्विन 8वें नंबर पे आपके होने चाहिए। यहां पर इंडियन टीम को तलाशना होगा एक अच्छा सा बॉलर जो 5 ओवर 7 ओवर निकाल सके, या कभी कभी 10 ओवर भी निकाल सके टीम इंडिया का। तो मेरे को ऐसा ऑप्शन, हम लोगों को ऐसा ऑप्शन नहीं चाहिए कि हाँ 3-4 ओवर के लिए ही बॉलिंग कर सकते हैं और फिर वो आपका रन लीक करना चालू कर दें, या फिर विकेट नहीं ले रहे हैं तो टीम पे, अगला टीम पे, इंडियन टीम पे ही प्रेशर बन रही है। तो यहां पर रविचंद्रन अश्विन का नाम भी है, एक खौफ भी है, लोगों को पता है और उनको भी पता है कि किस बैट्समैन को कैसे फंसाना है।
लेफ्ट हैंडर हैं तो उनके लिए भी, और अगर राइट हैंडर हैं तो उनके लिए भी वो उल्टा या दूसरा जिसको बोला जाता है वो भी उनके पास है। कैरम बॉल्स है, मिस्ट्री बॉल्स है, उनके पास वेरिएशंस बहुत हैं आर अश्विन के पास। और जब आप आजकल का जो नियम चल रहा है कि 5 प्लेयर्स आपके सर्कल में होने चाहिए, और एक तो बॉलर हो गया और एक विकेट कीपर, 7 प्लेयर, तो टोटल 7 प्लेयर आपके सर्कल में होने चाहिए, 4 प्लेयर ही आप बाहर निकाल सकते हो, तो वहां पे टाइट लाइन एंड लेंथ वाली बॉलर चाहिए। तो यहां पर मैं सिलेक्शन करूंगा 8वें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन का। ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। इन सभी को अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी तभी ये आर अश्विन को बीट कर सकते हैं। तो यहां पे आपका 8वें नंबर पे हो गया। 9वें नंबर पर मैं जसप्रीत बुमराह को देखता हूं। 10वें नंबर पर मैं आपका मोहम्मद सामी को देखता हूं, और 11वें नंबर पर मैं युजवेंद्र चहल को देखता हूं। युजवेंद्र चहल को मैंने 8वें नंबर के स्लॉट पे नहीं रखा है, क्योंकि वहां पर 8वें पे आपको थोड़ा बहुत बैटिंग और बॉलिंग दोनों चाहिए होगा। युजवेंद्र चहल इज टिपिकली बॉलर, तो वो 11वें नंबर पे है। और 8वें नंबर का ऑप्शन भी मैंने चहल को नहीं दिया है कि वो चहल 8वें नंबर पर रहेंगे, तो नहीं तो फिर टीम कॉम्बिनेशन पूरी खराब हो जाती है। ये टीम आप बनाइए, ये टीम आप रखिए, आप बिलीव मी, आप सामने वाली टीम के ऊपर हमेशा हावी रहेंगे। नंबर 8 नंबर 9 तक आपके पास बैट्समैन होंगे जो कभी भी, अगर कोई टॉप 5-6 बैट्समैन कर रहा है और नंबर 9 का बैट्समैन है तो वो उसका साथ दे सकता है एटलीस्ट। और बॉलिंग के ऑप्शन पे लिहाज पे जाएंगे तो रोहित शर्मा बॉल नहीं कर सकते। नंबर 2 आपके शिखर धवन होते हैं तो वो बॉलिंग नहीं कर सकते। नंबर 3 आपके अगर स्काई हो या केएल राहुल हो या श्रेयस अय्यर हो, ये तीनों बॉलिंग नहीं कर सकते। नंबर 4 आपका बॉलिंग नहीं कर सकता। तो अब आपके पास बचे नंबर 5, पंत बॉलिंग नहीं कर सकते। तो जो टॉप 5 है वो आपके बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। बचे आपके टॉप 6 जो नीचे के हैं, बॉटम 6। तो ये बॉटम 6 आपके बॉलिंग ऑप्शन होंगे। 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ आपको उतरना होगा, और 6 आपके टॉप के बॉलर्स हैं। अगर स्विम एंड स्विंग कंडीशन है, हार्दिक आप मतलब आप स्विंग एंड स्विम नहीं भी है तो फर्स्ट 2 तो आपके बुमराह और सामी होंगे जो 4-4 ओवर के स्पेल निकालेंगे। तुरंत फर्स्ट रिप्लेसमेंट ले आइए हार्दिक पांड्या को। आप हार्दिक पांड्या को आप लेकर आएंगे, उनसे 3-4 ओवर स्टार्टिंग में निकलवाइए, देखिए कैसा कर रहे हैं वो। उसके बाद चौथे नंबर पे आप आर अश्विन को ले आइए। 5वें पे आप चहल को ले आइए। 6वें को आप बैकअप के तौर पर रविंद्र जडेजा को 25 से 30 या 30 से 35 के बीच में ले आइए। तो आपका जो रविंद्र जडेजा और आपके आर अश्विन, ये दोनों मिलकर के 10 ओवर पूरा कर सकते हैं। तो या सॉरी, आर अश्विन और हार्दिक पांड्या, इन दोनों का मिलाकर के आपका 10 ओवर कंप्लीट हो सकता है। इस पे आप चहल सॉरी रविंद्र जडेजा को भी ले लीजिए कि इन तीनों मिलाकर के 20 ओवर करना है। तो 6-6-6 या 7-7 ओवर भी तीनों करते हैं तो आपका 20 ओवर पूरा हो जाएगा कोटा। या कोई किसी बॉलर को मार पड़ गई तो उसमें इन तीनों में से एक बॉलर 10 ओवर फेंक दिया। तो यहां पर एक टैक्टिकल एनालिसिस के साथ इंडियन टीम को उतरना होगा। अब चलिए बात करते हैं कि 2023 वर्ल्ड कप तक इंडिया के पास कितने मैचेस हैं और कितने सीरीज हैं जो ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जुलाई 2022 में वेस्ट इंडीज का टूर हो रहा है, जहां पे 3 ओडीआई खेलने हैं। इन 3 ओडीआई में ऑलरेडी टीम सिलेक्शन हो चुकी है, और सिलेक्शन आपको पता है कौन कौन है। उनमें से आपको ट्राई एंड टेस्ट करना होगा। इसके बाद आपको सितंबर में एशिया कप देखने को मिलेगा। एशिया कप में जनरली T20 का मैच है, लेकिन मैंने मतलब बता रहा हूं कि एशिया कप का भी है, जो शॉर्ट उसमें भी आप तराश सकते हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है। उसके बाद आपका 5 ओडीआई श्रीलंका इंडिया आएगी आपका नवंबर दिसंबर में 2022 में, यहां पे आपका टेस्ट होगा। उसके बाद जनवरी फरवरी में न्यूजीलैंड आएगी जो कि 3 ओडीआई अपना खेलेगी, और वहां पर आपको परफॉर्मेंस चेक करने का मौका मिलेगा कि इंडियन टीम वहां पे कैसा कर रही है, और सिलेक्शन में भी आपको आसानी होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि 3 ओडीआई ऑस्ट्रेलिया खेलेगी आपको फरवरी और मार्च में। 2023 की बात कर रहा हूं मैं। 2023 में फरवरी में ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है, टेस्ट भी है, वनडे भी है और T20 भी है। देखिए मैं यहां वनडे की बात कर रहा हूं तो वनडे आपको बता रहा हूं, 3 ओडीआई ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, अप्रैल और मई और अप्रैल से लेकर के मई तक में आपका आईपीएल चलेगा। तो वहां पे भी टीम की सिलेक्शन हो सकती है कि कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा है, कि आप वहां पे थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई फॉर्म में है, कोई इंजर्ड हो गया है या कौन है, तो उसको आप वहां पे देख सकते हैं। इसके बाद जो आती है वो होगी आपकी वर्ल्ड कप शुरू होगी 2 अक्टूबर 26 से। लेकिन आईपीएल और वर्ल्ड कप के बीच में कोई भी अभी तक मैच शेड्यूल नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली मैचेस होंगे। कोई भी टीम, 2-3 टीमें से इंडियन टूर करेगी और उसके साथ मैच होगा इंडिया का।
तो कुछ कुल मिलाकर के जो मैं देख रहा हूँ, इंडिया के पास 15 से 20 ओडीआई ही बचे हैं और इस 15 से 20 ओडीआई में आपको टीम सिलेक्शन करना है जो कि आपके टॉप 3 नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8 पे आपको बनाना है। अगर जो अपने सेटल्ड प्लेयर है उसमें से कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसका बैकअप या उसका ऑप्शन भी आप खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए खुदा ना खास्ता विराट कोहली अगर नंबर 3 पे इंजर्ड हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो उनको टीम से निकाल दिया जाए, तो उसमें जो नंबर 4 का मैंने ऑप्शन दिया है आपको, स्काई, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, इन तीनों में से आप किसी को थर्ड नंबर पे भी डाल सकते हैं तो उनका बैकअप भी हो सकता है। तो डाउन एंड आउट नहीं करना, बट मैं नंबर स्लॉट की बात कर रहा हूं जो प्लेइंग 11 में होंगे। बाकी 15 18 मैचेस इंडिया में हो रहे हैं तो आप 15 का ही स्क्वाड बनाएंगे और कभी भी रिप्लेसमेंट चाहिए तो तुरंत आपका नेक्स्ट डे आपका रिप्लेसमेंट हाजिर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ मायने रखेंगी वर्ल्ड कप के लिए। इस वनडे सीरीज को आप नॉकआउट मतलब राइट ऑफ ना करें कि इसमें तो कुछ दम नहीं है, कुछ मजा नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे टीम मैनेजमेंट के लिए क्या मजा है ये मैंने आपको खुला खुला बता दिया। ये आपको अभी तक किसी ने कोई अपने वीडियो में नहीं बताया होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आज का वीडियो सिर्फ इंडियन टीम, इंडिया और वेस्ट इंडीज की जो ओडीआई थी उसके प्रीव्यू के ऊपर बात करना चाह रहा था। वर्ल्ड कप का एक खांचा जिसको बोला जाता है वो तैयार करने के लिए बात कर रहा था, उसी पे मैंने वीडियो बनाया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे जहां पर हम पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की बात करेंगे कि कहाँ पे क्या हलचल या क्या गतिविधियां हुई हैं। तो इसी के साथ मैं आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ और आप अपना बिल्कुल भी बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का और अपना आपका भी। जय हिंद।